Hello everyone, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited. And I am your physics mentor Rohan Kumar Singh. I have completed my BTech in electrical engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QP and CEP. And I am the author of The World of Physics, Exploring the Laws That Govern Our Universe. And I have 7+ years of teaching experience in which I have taught many students which are right now in IIT and IT as well as top colleges from NEET, and I have cracked MIT which is in USA and also get IIT Madras as a research analyst, and I have worked here for 6 to 8 months for publishing about 12 to 14 papers there. And चलो, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। जिन जो भी स्टूडेंट्स अभी इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं और फिजिक्स की वीडियोस देख रहे हैं रेगुलरली, टुडेज टॉपिक इज कैपेसिटर, क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। ओके, सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी देख रहे हैं, बट इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट हमारे सबके लिए कि भाई हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं फॉर एएमयू बीटेक। ओके, our new batches started for AMU BTech and और 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं बेसिकली। एंड इसमें आप लोगों को सब कुछ DPP एंड MPP वगैरह वगैरह सब कुछ अब मिलेगा। सो जो भी स्टूडेंट्स 2025 के लिए AMU BTech एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस आई थिंक सबने सुना ही होगा, इस नाम से नहीं, कैपेसिटर, कंडेंसर, ओके, है ना, पंखे में कंडेंसर लगता है, इस नाम से तो सुना ही होगा, ये तो बहुत ऐसा कॉमन नेम के तरीके से आ जाता है। सो आखिर होता क्या है कंडेंसर, पंखे में क्यों लगाया गया कंडेंसर, पंखा सर क्यों नहीं डायरेक्टली वर्क कर सकता है, अब बात आती है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज, व्हाई वी हैव यूज्ड कंडेंसर। ओके, कंडेंसर का वर्क क्या होता है। सबसे पहले जब तुम्हारे पास ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो कंडेंसर सबसे पहले वो क्या स्टोर करता है इलेक्ट्रिसिटी। जब वो स्टोर करता है तो याद रखना, कंडेंसर बोले तो कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या चीज को मैनिपुलेट कर सकता है, घटा या बढ़ा सकता है, या क्या चीज, देखो क्या होता है कि हम लोग जो रेगुलर करंट यूज करते हैं वो एसी करंट होता है, ठीक है। तो एसी में कभी भी बट घटना बढ़ना चलता रहता है। बट अगर हम किसी एक अप्लायंस को रेगुलरली रन करना चाहते हैं, खासकर तो ऐसा अप्लायंस जो कि इंडक्शन पे वर्क करता हो। अब इंडक्शन को समझ लो, जो भी ऐसा अप्लायंस जो भी मूविंग कॉइल बेस्ड हो, ठीक है, जैसे हमारा फैन हो गया, मोटर हो गया, जितने भी मोटर बेस्ड हो गए वो सब मूविंग कॉइल होते हैं और उसमें कंडेंसर जरूर यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी, तो उसमें तुम्हें चार्ज और वोल्टेज दोनों ही कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करना पड़ता है, चार्ज और वोल्टेज दोनों ही कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड करना पड़ता है। सो हम लोग कैपेसिटर यूज करते हैं क्योंकि ये चार्ज और वोल्टेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, उसे स्टोर करेंगे एंड देन दे आर प्रोवाइडिंग दिस वन टू द डिमांडिंग, ठीक है। जितना तुम्हारा डिमांड रहेगा, जिस तरीके से तुम लोग, जिस तरीके से उस अप्लायंस का, लेट से वो मोटर हो गया या फिर वो एक पंखा हो गया, ठीक है, जस्ट मैंने बता दिया कोई भी मूविंग एलिमेंट, ठीक है, उस चीज की डिमांड कर सकता है। तो फिर ये चीज तुम्हारे लिए, ये चीज कैपेसिटर जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, है ना, ये तो तुम्हें इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई कैपेसिटर आखिर क्या है, ठीक है। तो देखो, कैपेसिटर में बेसिकली हम लोगों को क्या देखना है कि Q, द चार्ज दैट वाज प्रोवाइडेड इन द सर्किट और इन द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, सबसे पहली चीज तुम्हारे पास ये रही। इफ इट इज प्रोपोर्शनल देन भाई Q इज इक्वल टू C इंटू V हो जाता है, और C को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। Q is equals to C into V and C is known as the capacitance, ठीक है। अच्छा याद रखना, एक नोट बना के तुम लोग अपने दिमाग में बिठा लो कि C is not, C is not dependent on Q and V। ओके, C की वैल्यू Q और V के अकॉर्डिंग नहीं बदल सकती,
ठीक है, सी कंप्लीटली अलग है, क्यू बदला तो वी बदलेगा ना कि सी बदलेगा, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर मैं ये लिखता हूं इफ क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, सो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ये चीज का तुम लोग ध्यान रखोगे। और वी कैन राइट इट एज Q1 अपॉन V1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन V2। ये तुम दो पूरे पूरे अलग डिफरेंट वेरिएशन या तरीके हो गए फॉर राइटिंग दिस वन। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q is directly proportional to V, where C remains constant। C जो है वो बदला नहीं है, वो सेम है। C जो है वो बदला नहीं है, वो सेम है। अब हम बात करते हैं कि भाई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? तो भाई C इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बेसिकली हमने पीछे पढ़ा तो Q इज इक्वल्स टू C अपॉन V, C इंटू V होता है, सॉरी C इंटू V होता है, C इंटू V होता है। सो अगर मैं C निकालूंगा तो V अपॉन Q बैठेगा, ठीक है, C निकालूंगा तो सॉरी V अपॉन Q नहीं, Q अपॉन V बैठेगा, सॉरी सॉरी, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V बैठेगा। अगर Q अपॉन V बैठा तो अगर मैं इसकी यूनिट डिफाइन करता हूं, क्या डिफाइन करूंगा, यूनिट डिफाइन करता हूं, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। अब Q हो गया बच्चों कूलाम, 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्टेज, ठीक है, 1 वोल्ट, 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट, सो इट इज 1 CV इनवर्स, or we can say it as 1 farad, 1 farad, or we can say it as 1 farad। ओके, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ द कैपेसिटर। अब हम लोगों को क्या जानना है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां से स्टार्ट होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है, कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। एक स्फेरिकल कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर ठीक है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर यहां से यहां तक हो गया स्मॉल आर, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, लेट से दिस स्फीयर हैविंग रेडियस आर, क्या है, रेडियस स्मॉल आर है, पहली चीज। दूसरा, चार्ज इन इट, चार्ज है Q, फिर V की बात आती है। तो तुम लोगों को V तो पता ही होगा कैसे निकालते हैं, बेसिकली एक स्फीयर के लिए, स्फीयर टाइप, क्योंकि हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के लिए भी निकाला है, ठीक है, तो स्फीयर के लिए तो K Q बाय R, जो यहां पर रेडियस है, ठीक है, इसको मैं ऐसे करके लिख देता हूं, K Q बाय R, K Q बाय R। अब क्या करना है मुझे C निकालना है, तो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो Q अपॉन K डॉट Q बाय R, Q से Q, R बाय K, तो ये हो जाएगा R अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो कैपेसिटेंस, capacitance of a sphere, capacitance of a sphere that is equal to, क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अगर तुम्हें कैपेसिटेंस बदलना है स्फीयर का, तो वो R की वजह से बदलेगा। अगर तुम्हें कैपेसिटेंस बदलना है स्फीयर का,
तो वो r की वजह से बदलेगा। ये चीज आया समझ में सबको? ठीक है। इफ लेट से C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अर्थ भी एक स्फीयर है, जैसे जनरली कहा जाए अर्थ इज ऑल्सो ए स्फीयर। ठीक है। If earth is also a sphere, then we can say that earth is also being represented as a capacitor. If earth is represented as a capacitor, so भाई यहाँ पर अर्थ का रेडियस कितना होता है वो जानना मस्ट है। अगर if you get the radius of the earth, if you get the radius of the earth, that is about 6 into 10 raised to the power 3, 6000 किलोमीटर होता है शायद, है ना? या ठीक है, तो 6000 टाइम्स होता है, 6000 किलोमीटर होता है। चलो निकालते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। कैपेसिटेंस ऑफ EARTH, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ निकालते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, आर होता है 6 इंटू 10 की पावर 336। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 6 इंटू 10 के पावर 6। ठीक है, 10 ये हो गया, तो ये हो गया तुम्हारे पास 3, 3 2 जा 3 3 जा, सो इट इज 2/3 10 के पावर -3 फैरेड। सोचो इतना बड़ा हो अर्थ, है ना? सोच के देखो इतना बड़ा अर्थ होने के बावजूद तुम्हारे पास जो आ रही है अर्थ के कैपेसिटेंस की वैल्यू, वो सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू जनरली देखी जाए तो 2/3 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 फैरेड के बराबर आती है। चलो भाई, इससे एक चीज समझ में आ रही है कि इतना बड़ा अर्थ का साइज होने पर भी हमारे पास परफेक्टली एक वैल्यू नहीं आ सकती है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आखिर रेडियस कितना हो उस स्फीयर का जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड आ जाए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ anonymous sphere having capacitance 1 फैरेड? बताओ आखिर रेडियस कितना हो जिससे कि कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैरेड हो जाए। ट्राई करके देखो एक बार। चलो देखते हैं भाई क्या हो सकता है कैपेसिटेंस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ एनोनिमस स्फीयर हैविंग कैपेसिटेंस 1 फैरेड? तो कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। आर की वैल्यू निकालने के लिए सी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है सी की वैल्यू तो 1 है, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए 9 इंटू 10 की पावर 9। बेसिकली देखें तो रेडियस कितना होना चाहिए? 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, है ना? और अर्थ की रेडियस होती है, अर्थ की रेडियस होती है 6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। अगर मैं r बाय आर ई करता हूं तो दैट इज 9 गुना 10 के पावर 9 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एंड दिस इज 1500। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने, सोच रहे हो ना, अगर अर्थ का रेडियस का 1500 टाइम्स कर दिया जाए तो जो
हमारे पास साइज आएगा स्फीयर का, उसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड होगी। यानी कि सोचो कैपेसिटेंस जो है वो कितनी छोटी यूनिट है, कैपेसिटेंस जनरली देखा जाए तो कितनी छोटी यूनिट है ना। एक बात और, इससे एक बात, एक तरीके का कन्वर्जन है, तुम लोग समझो। अभी तुम लोग मेरे ख्याल से इस चीज को बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, कैपेसिटेंस को रिलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत में तो लगता है नहीं यार ये तो ऐसे ऐसे वैसे है, बट इसको रिलेट करना सीखो। मैं तुमसे कह रहा हूं बच्चों कि अगर इफ द रेडियस ऑफ sphere will be 1500 times the radius of earth, then कैपेसिटेंस जो हो जाएगा वो 1 फैराड हो जाएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? क्लिक करना चाहिए भाई दिमाग में, फिजिक्स है ये, क्लिक नहीं करेगा गड़बड़ हो जाएगी। फिजिक्स जो है फ्लो के साथ जानी चाहिए। करंट का फ्लो इज लाइक द फिजिक्स का फ्लो, ओके। करंट का फ्लो इज लाइक द फिजिक्स का फ्लो। समझ में आ रहा है? अच्छे से होना चाहिए, है ना। कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे अभी हम, ऐसा नहीं है कि कुछ हम लोग बेसिकली इतने पे ही छोड़ देंगे, अभी तो और समझना है हमको। कैपेसिटेंस को में एक तरीके से डाइव करना है, ठीक है। बस वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द कैपेसिटेंस, वी आर गोइंग टू डाइव इनटू द टॉपिक विच इज जस्ट गोइंग ऑन, ठीक है। भाई मेरे से फिजिक्स पढ़ रहे हो, कुछ तो बेस्ट पढ़ोगे, कुछ तो मैं बेटर दूंगा, कुछ तो अमेजिंग दूंगा, तो भाई मिल रहा है तुमको, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो तुम सीखो इससे। अब देखो सी होता है Q अपॉन V, सी होता है Q अपॉन V, और Q इज इक्वल टू C इंटू V। अगर मैं कह रहा हूं कैपेसिटेंस 1 फैराड है और वोल्ट 1 वोल्टेज है, 1 वोल्ट है, वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट है, तब जाकर चार्ज 1 कूलम निकल के आएगा, चार्ज 1 कूलम निकल के आएगा। सोच रहे हो कुछ, कुछ सोच रहे हो भाई? अगर मैंने अर्थ का ले लिया, चलो मान लो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितना था, 2/3 10⁻³ था, 10⁻³ फैरड था। क्यों निकाला? ये पता है क्या है, मैंने Q में C का मल्टीप्लाई 1 वोल्ट से कर दिया, तो मुझे Q निकल के, और ये रहा मेरे पास Q। अब मुझे ये तुम्हें ना जनरल चीज बता रहा हूं मैं तुमको, ये एक जनरल चीज है। 2/3 इंटू 10⁻³ ये क्या क्या शो कर रहा है? व्हाट विल बी इट शोइंग? क्या शो कर रहा है भाई? ये जस्ट इट वाज शोइंग लाइक कि तुम्हारा जो रिजल्टेंट है, ओके, तुम्हारा जो रिजल्टेंट है अर्थ का चार्ज कंटेनमेंट अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस, वो भी घट जाएगा अगर कैपेसिटेंस बदल जाएगा तो। if the capacitance will be going to change, then the charge and the potential difference or whatever the resultant we want from the Q is equals to C into V will changed, but C तो सेम रहा ना। इसी वजह से मैंने तुम्हें सबसे पहले वाले में, सबसे पहले स्टेप में कहा था कि भाई C इज नॉट डिपेंडेंट ऑन Q एंड V। अगर C बदलता है तो जाके Q और V बदलेगा, पर Q और V के बदलने से C पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि Q और V बदलेंगे और Q और V इसके रिलेशन में होते हैं। समझ में आ गया ये बात? अच्छे से आ गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई अब। ये था एक अच्छा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, मतलब ठीक है, द गुड लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन हियर वी गॉट, ओके। अब एक क्वेश्चन आता है, जनरली ये क्वेश्चंस ना, मतलब तुम लोगों को कोई भी नॉर्मल एक छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, वेदर इट इज AMA BTech JEE मेंस और बोर्ड्स, किसी में भी पूछ लिया जा सकता है। सो मैं तुम लोगों को ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, तुमसे ना कैपेसिटेंस पूछ रहा है, मैं बोल रहा हूँ n drops of water, ठीक है, n drops of water रेडियस r हो गया,
रेडियस r सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस r सेंटीमीटर, इसको, ठीक है, n ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैविंग रेडियस r सेंटीमीटर, और इसमें कोई ना कोई वो चार्ज क्यों कैरी कर रहा होगा, कोई ना कोई चार्ज क्यों कैरी कर रहा होगा, सबको कंबाइन कर दिया गया और एक नया कैपेसिटर बनाया गया, एक नया कैपेसिटर बनाया गया। अब तुमसे पूछ रहा है कि वो सिंगल जो नया सबको मिलाकर जो यहाँ पर n ड्रॉप्स ऑफ वाटर था, है ना, तो इसको कंबाइन कर दिया मैंने, कंबाइन करके एक नया ड्रॉप बना, चार्ज तो भाई सेम रहेगा, चार्ज नहीं बदलेगा, ठीक है, चार्ज नहीं बदलेगा, कैपेसिटेंस बदल गया, चार्ज कांस्टेंट है तो v तो बदलेगा ना, v तो बदलेगा ना। पहले तो मुझे निकालना है कि कैपेसिटेंस क्या है, फिर निकालना है कि पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप क्या है, ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में। तो तुम्हें पता है क्वेश्चन कैसे कैसे मिल सकता है कि n मेटेलिक बॉल्स ऑफ रेडियस r कंटेनिंग द चार्ज दिस वन, कंटेनिंग द चार्ज दिस वन, ठीक है। अब ये सब कंबाइन करके एक नया बॉल बनाया गया, ठीक है, जिसमें चार्ज भी बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि n नंबर ऑफ बॉल्स मिलाए गए उसमें, है ना। तो बेसिकली अगर मैं 1 ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करता हूं तो उसका रेडियस r है, चार्ज q है, फॉर कंबाइनिंग n ड्रॉप्स, अगर मैं n नंबर ऑफ ड्रॉप्स को कंबाइन करता हूं तो सबसे पहली चीज चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज विल बी n इंटू क्यू, समझ में आया, चार्ज क्या हो जाएगा n इंटू क्यू, दैट इज कैपिटल Q इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल क्यू, ठीक है, और स्मॉल क्यू चार्ज ऑफ द सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है। चल ये तो इजी था। अब अगर मैंने n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करके एक नया ड्रॉपलेट बनाया है और एक ड्रॉप का जो रेडियस है वो r है, तो नया वाला जो कंबाइन करके बना उसका साइज क्या होगा, सो इट विल बी, बेसिकली देखना n इंटू वी कर दो इज इक्वल्स टू वी आर कर दो, क्योंकि ये जो होगा ये नए वाले का रेडियस है, नया वाले का वॉल्यूम है, नया वाला जो कंबाइन करके मिला उसका वॉल्यूम है, और ये वाला इनिशियल वाले का है। तो n इंटू वी को बताओ क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, ये कट गया, आर आ गया क्यूब रूट एन और फिर आर, क्यूब रूट ऑफ एन विद वैल्यू आर, ठीक है। तो जो नया रेडियस आया वो क्या हो गया, तो देखो भाई, कंबाइनिंग द ड्रॉपलेट्स, कंबाइनिंग द ड्रॉप्स, ठीक है, तुम्हारे पास रेडियस आया n की पावर 1/3 डॉट आर, और तुम्हारे पास चार्ज आया n इंटू क्यू। ये दो चीज समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, नहीं आ रहा भाई ये बताओ पहले, क्लियर आ रहा है, नहीं आ रहा कमेंट में अभी कभी लिखो भाई कि नहीं समझ में आ रहा है ये वाली चीज की कैसे लिखी आपने, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली ये वाला जो मैंने तरीका लगाया है ये वाला 8th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, वो तुम लोगों ने 8, 9, 10th में जितने भी वॉल्यूम के चैप्टर्स पढ़े होंगे उसमें बेसिकली ये वाली ट्रिक्स लगाई होंगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स को करके जो रिजल्टेंट निकल के आएगा उसमें फिर तुम लोगों को किस तरीके से सारी चीजें अप्लाई करनी है। ओके, ये चीज समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात क्या कर रहे हैं भाई कि कंबाइनिंग द ड्रॉप्स, आर आ गया, ये क्यू आ गया, ये इनिशियलिटी में क्या था, एक ड्रॉप का क्या था रेडियस था आर, ये था क्यू, अगर मैं वी निकालूं तो क्या आएगा, वी निकालूं तो क्या आएगा, बेसिकली क्योंकि वो स्फीयर है, क्योंकि वो
स्फीयर है तो कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और चार्ज हो गया अगर स्मॉल क्यू तो v हो जाएगा q बाय सी, तो q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ये छोटे वाले ड्रॉपलेट का था, बड़े वाले ड्रॉपलेट का निकालेंगे तो कैपेसिटेंस निकला हुआ है क्या, चलो कैपेसिटेंस निकालो भाई। तो कैपेसिटेंस विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट n की पावर 1/3 आर। ये हो जाएगा नए वाले का कैपेसिटेंस, क्योंकि आखिर वो तो स्फीयर ना है भाई, वो क्या है, स्फीयर है भाई। अगर वो स्फीयर है तो जनरली हम क्या कह सकते हैं, if it is a sphere, so the capacitance will be 4 pi epsilon naught capital R, and R will be replaced as n raised to the power 1/3 dot R। जनरली हो गया खत्म भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, अगर मैं इस पे कैपिटल Q लिखता हूं, अगर मैं इसमें कैपिटल Q लिखता हूं, क्या आएगा फिर, V निकल के आएगा Q बाय C, it will be Q by 4 pi epsilon naught n1/3 dot r। क्लियर हो गया ये सब चीज अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये देखो और फिर ये देखो, दोबारा ये देखो और फिर ये देखो, कैपेसिटेंस निकाल लिया नए वाले ड्रॉपलेट का और नए वाले का पोटेंशियल निकाल लिया, कैपेसिटेंस निकाल लिया और नए वाले का पोटेंशियल निकाल लिया, खत्म भाई किस्सा। कोई डाउट है तो बताओ। तो अब हम जानते हैं, जानेंगे कि एक पैरेलल, देखो ये तो हो गया सारा का सारा है कि स्फीयर में तुम किस तरीके से क्या कहते हैं कैपेसिटेंस अप्लाई करोगे, क्या कैपेसिटेंस निकल के आएगा, किस चीज पे बिलोंग करता है। इतनी देर में हम लोगों ने जान लिया कि भाई C इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इसी के बिलोंग में पड़ेगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं C1/C2 इज इक्वल्स टू R1/R2, तो ये भी हमारे पास बिलोंगिंग में है ना, ये भी एक अच्छा टच दे रहा है। बेसिकली जस्ट अगर तुम एक स्फेरिकल के बारे में बात करोगे तो तुम्हारा काम खत्म, बस इतना ही है काफी, और कुछ तुम्हें चाहिए नहीं। पर मेरे को क्या करना है, आई हैव टू नो राइट नाउ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल क्या, पैरेलल प्लेट। कैपेसिटर, ठीक है। मैं ये क्या कह रहा हूं, मेरे पास ये दो कैपेसिटर्स, देखो पैरेलल प्लेट का मतलब दो प्लेट को पैरेलल रख दिया है, बात खत्म। कोई और चीज है तो बताओ, दो प्लेट को क्या कर दिया मैंने, पैरेलल रख दिया है। अब ये प्लेट कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज्ड है। याद रखना किसी भी प्लेट में दो सरफेस होते हैं और दोनों सरफेस का अलग अलग से, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है, ये नेगेटिव होगा। मैं बोलता हूं ये वाला कंप्लीटली पॉजिटिव है। अभी रुक जाओ, इसको समझाने का तरीका भी और है, ठीक है। ठीक, अब क्या है कि अगर मैं इधर से इसको क्या कर दूं, अर्थिंग कर दूं, इसकी क्या कर दूं, अर्थिंग कर दूं। तो अगर मैं इसकी पूरे की अर्थिंग कर दूंगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चार्ज इस तरफ का सरफेस में जितना चार्ज होगा वो ड्रेन हो जाएगा। ड्रेनिंग समझते हो, जनरली तुम बैटरी ड्रेन, है ना, बेफिजूल में हम लोग कुछ भी ऑन करे छोड़ दे, जनरली तो बैठे बैठे बिना किसी चीज के भी बैटरी ड्रेन होना शुरू हो जाती है, तो वो वाली बात कर रहा हूँ यहाँ पर भी मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज ड्रेन हो रहा है, पोटेंशियल जो है वो जीरो हो गया। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो ये है एक हमारा अप्रोच कि हम लोगों को सबसे पहले यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करनी है, देन फिर हम लोग एक रिलेटिव टर्म निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं रिप्रेजेंटेशन बताऊं,
representation of parallel plate capacitor will be like this one. ऐसे करके बनता है, याद रखना। ये और ये वाला प्लेट दोनों सेम साइज का होता है। बैटरी जो है वो ऐसे करके बनता है, ऐसे करके बनता है, बट एक बड़ा एक छोटा, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दिखाता है, बट ये दोनों यहाँ पर दोनों के दोनों सेम साइज के बनते हैं। मेन फॉर्मूला हमारे पास C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। बट अब हम इसमें पोटेंशियल की वैल्यू देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो जनरली तुम लोग पोटेंशियल को क्या लिखते हो? पोटेंशियल को E डॉट आर लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, इजी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, E डॉट आर लिख सकते हैं। अब बात आती है अगर मैं इसका कहूं, क्योंकि ये प्लेट है यानी कि इसके पास सरफेस एरिया होगी, तो जो चार्ज है वो सरफेस डेंसिटी है ना, सरफेस डेंसिटी, वो तो चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी इसका, उसके हिसाब से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो व्हेन आई हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द प्लेट, ऑफ द गिवन प्लेट, दैट इज इक्वल टू द दिस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वाओ, क्या अमेजिंग चीज मिली है। बट ये तो एक सरफेस का है ब्रो, you have to find out the other one surface, and you when you got both of the surface then combine both of them। बेसिकली देखा जाए तो भाई कंबाइन करेंगे, मैं बोल रहा हूँ अगला वाला भी सेम ही है ऐसा ही, क्योंकि भाई बदलेगा तो नहीं। सो E1 प्लस E2 दैट इज ट्वाइस ऑफ E, तो इट विल बी दिस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस, वी गॉट दिस, ये आया। अब बात आती है, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या बोल रहा हूं, इन दोनों के बीच में दो प्लेट, पैरेलल प्लेट है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी, दैट इज स्मॉल डी। सो अगर मैंने बोला V इज इक्वल्स टू E डॉट आर, आर और द डिस्टेंस, सो E डॉट डी लिख दूंगा, दिस बाय एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। अब व्हाट इज सिग्मा भाई, परेशान हो गया, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये लिख सकता हूं सिग्मा को Q बाय ए, तो V हो जाएगा Q डॉट डी अपॉन एप्सिलॉन ए, Q डॉट डी एप्सिलॉन ए, यही होगा। अब आती है C, क्या होगा भाई, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होगा, Q का तो Q हो गया, V क्या होगा, Q डॉट डी बाई एप्सिलॉन टू ए, Q डॉट डी बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। इसको ऊपर उठाया, Q से Q काट दिया, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी, तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाय डी, दिस इज योर वैल्यू। आया नहीं आया, क्लियर कट आंसर है, साफ सीधे, दोबारा समझ लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। पहला स्टेप था E निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पर्टिकुलर सरफेस ऑन अ प्लेट, एक प्लेट के बारे में बात कर रहा हूं, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर उसके बाद बात कर रहा हूं कि भाई दोनों तरफ का सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड सम करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा दिस वन, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज दोनों को भाई सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा तो सिर्फ यही, इजी था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात आती है कि ये हो गया E, दोनों के बीच में D क्या हो गया तुम्हारे पास, डिस्टेंस, डिस्टेंस D is the separation distance between the parallel plates, so it will be V is equals to, भाई देखो तो फॉर्मूला पढ़ रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, V is E डॉट R, ये हो जाएगा E डॉट D। ये अब सिग्मा को Q बाय A करके इसको सॉल्व किया, V is equals to E डॉट R कर दिया, एंड दिस विल बी सॉल्व। अब बात आती है भाई कि इसे हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे Q अपॉन V करके, एंड
when it will be put in this place. So हमारे पास आंसर क्या आया, C is equals to epsilon naught A by D. अब C is directly proportional to A and C is inversely proportional to D. मजा आ गया भाई, मजा आ गया भाई. C is directly proportional to A and C is inversely proportional to D. C is directly proportional to A and C is inversely proportional to D. ये जो दो चीज हो गया, अगर एरिया बढ़ा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा और एरिया घटा तो कैपेसिटेंस घटेगा. अगर दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ा तो कैपेसिटेंस घटेगा, ठीक है, और D छोटा हुआ, दोनों बहुत पास पास आ गए, कैपेसिटेंस बढ़ेगा. इस वाले इक्वेशन से मुझे एक चीज और निकालना है, C बाय डी, D टेंड्स टू जीरो तो C टेंड्स टू इंफिनिटी. पहली चीज, अगर कैपेसिटेंस जीरो की तरफ बढ़ता है तो D टेंड्स टू इंफिनिटी. भाई लिमिट्स वगैरह का काम आ जाता है यहाँ पर, तो इसी वजह से मैंने तुम्हें ये भी बोल दिया. ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? इजी तरीके से हो रहा है, काय बात को कॉम्प्लिकेट करना. ठीक है, अब बात आती है, सर आपने ना एक टाइम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को बताया था कि एप्सिलॉन नोट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बट क्या पता कि यहाँ पर एप्सिलॉन आ जाए और जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नॉट डॉट एप्सिलॉन आर होता है और ये किसी भी मीडियम के लिए लगता है. ओह शिट, ये तो मैं भूल ही गया बताना. तो अगर मेरे पैरेलल प्लेट के बीच में कोई मीडियम आ जाए, क्या आ जाए, मीडियम आ जाए, if there is a medium in place between the capacitors, the parallel plates, so C is equal to epsilon naught dot D by A आ जाएगा, where epsilon is equal to epsilon naught dot epsilon R हो जाएगा. so इससे ये पता चलता है कि ये इसके प्रोपोर्शनल है. और if the medium lies between the parallel plate, medium lies between the parallel plate, then capacitance will be, तो C dash will be epsilon R टाइम्स C. कंपेयर कर लेते हैं भाई, अगर तुम्हारे पास C है एप्सिलॉन नॉट D बाय A, C डैश है एप्सिलॉन D बाय A, वेयर एप्सिलॉन जो होता है एप्सिलॉन नॉट डॉट एप्सिलॉन R होता है, तो C बाय C डैश एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R कैंसल, C डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन R डॉट C. ये हो रहा है, कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है, हो रहा है अच्छे से, कुछ टेंडेंसिटी बढ़ रही है भाई. सोचो जरा, पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं, अपना टारगेट इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा कुछ. इसका मतलब कि अगर एक मीडियम इंट्रोड्यूस होता है इसके बीच में तो एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ेगा कैपेसिटेंस पुराने वाले से. सो इसी वजह से मुझे कहना पड़ेगा कि भाई इसके भी प्रोपोर्शनल है, इसके भी प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन ए बाय डी होता है यार. हाँ, ए बाय डी, ए बाय डी, ए बाय डी, ए बाय डी, ठीक है, ये होता है. तो इसके प्रोपोर्शनल है
और सी डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो भाई कुछ कुछ हमारे पास ऐसा आ रहा है। तो भाई आज हमारा एंड होता है द कैपेसिटेंस अलोंग। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा, कैपेसिटेंस पढ़ा, कैपेसिटेंस के रिलेटिव टर्म्स पढ़े, कैपेसिटेंस अलोंग द स्फीयर पढ़ा, कैपेसिटेंस अलोंग द पैरेलल प्लेट पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटेंस पढ़ा। कैपेसिटेंस मैंने तुम्हें रियल लाइफ स्टेटमेंट बताया कि हम लोग कैपेसिटेंस क्या कहते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब बात आती है, इससे एक एक्सपेरिमेंटल टर्म आएगा तुम्हारे पास, इससे रिलेटेड मैं तुम लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। सो बी रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट एज वेल एज हम लोग एक लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि भाई एक कैपेसिटर जो है वो क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है और क्या नहीं। कैपेसिटर, अब बच्चों के मन में होता है कि सर अगर मैं एक कंडेंसर को, कैपेसिटर को स्विच में, एक स्विच में हर 24/7 लगा छोड़ दूं तो कैपेसिटेंस कंडेंसर ब्लास्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी चीजें आती है बच्चों के दिमाग में, बेसिकली क्या होता है क्या नहीं होता, हम सारी चीजें एक एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट जो होगा हम लोग पर्सनली ये 15 to 20 मिनट्स का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट सेशन एज वेल एज फॉर द प्रिपरेशन। और जो भी तुम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया एएमयू बीटेक भी और बीएससी नर्सिंग और नीट, इन तीनों के लिए हमारे पास कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। 15 अक्टूबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है और उसके बाद हम लोग इसमें आप लोगों को मेस्ट लाइव डाउट सेशन, ऑनलाइन क्लास प्लस ऑफलाइन क्लास, सब कुछ अवेलेबल है भाई, ईच एंड एवरीथिंग। एंड वन ऑफ द बेस्ट टीचर, आई एम योर फिजिक्स मेंटर इन दिस वन दैट वन आल्सो। सो अगर तुम लोगों को मेरे से डायरेक्टली पढ़ना है तो जस्ट join as soon as possible, okay, and we promise you that we will give you the 100% selection in AMU BTech, okay, so join as soon as possible, okay, bye.